हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। मैं आपका दोस्त पवित्र पोरवाल आपके लिए फिर से एक नई और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। वो है लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। अब मैं अभी भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अच्छा रिस्पॉन्स दिखाइए कि मैं ऐसी वीडियो कंटिन्यू करता रहूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, हमें ये पता है कि जो स्टार होता है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या पता है हमें? सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम पहले अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसी के वजह से हमारी पूरी अर्थ चल रही है। सन एनर्जी, सन लाइट और ये। हम स्टार्ट करते हैं। जो लाइफ साइकिल है स्टार की, वो बहुत से स्टेजेस में डिवाइडेड है। स्टार्ट करते हैं। पहला आता है स्टेज वन। अब स्टेज 1 शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ये सोचोगे कि हम लोग स्टार्ट तो कर रहे हैं कि एक स्टार जो एक बहुत बड़ा एक मास है, वो उसके अंदर मैटर आया कहाँ से। आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि सबसे पहले एक क्लाउड था, एक परफेक्ट क्लाउड जिसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन भरे हुए थे। क्या थे? हीलियम और हाइड्रोजन थे किसके अंदर? एक क्लाउड में। इसी को कह दिया गया नेबुला। हम फिर से एक नेबुला की हम लोग रिपीट करेंगे। क्या? एक गैसेस एक क्लाउड जिसके अंदर क्या है कुछ हीलियम और हाइड्रोजन के एटम बोल सकते हैं, एटम है। ये जो बड़ा सा क्लाउड है, ये एक बहुत वास्ट क्लाउड है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। अगर हम आगे चलते हैं, अब इन्होंने एक बात कही इस स्टेज में, ये है कि जो नेबुला था ये किसी वजह से कॉन्ट्रैक्शन पे आ गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की वजह से सर समझ में नहीं आया। यहाँ आपको ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रेविटी एक ऐसी, आपको क्या कह सकते हैं, एक ऐसा फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है। मान लो जिस कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास ए है, तो वो डिप्रेशन भी बनाएगा। डिप्रेशन यानी गड्ढा, वो डिप्रेशन भी बड़ा बनाएगा। डिप्रेशन हम किसके अंदर मान सकते हैं कि जैसी कोई एक फाइबर है, इन्होंने स्पेस को एक क्लॉथ फाइबर कह दिया, जो जितना भारी ऑब्जेक्ट डालोगे वो उतना बड़ा गड्ढा बनाएगा। मान लो मास ए इतना बड़ा गड्ढा बनाता है और मास बी एक इतना सा गड्ढा बनाता है। ओके, अब जब इतना सा गड्ढा बनाएगा तो आपको पता चल रहा है कि डिप्रेशन किसका ज्यादा है, इसका और इसका कम। क्या करेगा? जो मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है यानी ए, बी को क्या करेगा? इसके आसपास घुमाएगा। मान लो ए यहाँ है तो यहाँ बी है, बी क्या करेगा? इसके आसपास घूमेगा। ये घूमेगा और बोल सकते हैं इसके क्लोजर जाएगा। ओके, क्लोजर जाएगा और वो अराउंड उसमें मर्ज करने की कोशिश करेगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इसमें क्या हुआ? जो पार्टिकल्स थे इस नेबुला के अंदर वो नॉन यूनिफॉर्म थे, यानी किसी का मास ज़्यादा है, किसी का कम है। तो क्या हो गया? एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करने लगे, जिससे कि वो एक दूसरे के पास आने लगे। क्या होने लगा? पास आने लगे, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। अब जब ये पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो एक छोटी सी गोले में बन गए। छोटी सी नहीं बोल सकते वैसे, एक गोले में बन गए, जो गोले के अंदर सिर्फ अभी हीलियम और हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हैं ग्रेविटी की वजह से। ये जो स्टेज 1 था, फिर ये जो एंड में इसका कंक्लूजन जो निकल रहा है, जो ये एक स्फीयर शेप्ड जो भी कुछ बन रहा है, ये बन रहा है प्रोटोस्टार। ये क्या है? प्रोटोस्टार क्या है? एक पहला स्टेज है स्टार की तरफ। अब आगे बात करते रहे कि हमें पता है कि जो हमारा सन है वो एक एनर्जी देता है, सनलाइट होती है, उसके अंदर हीट होती है। लेकिन
प्रोटो स्टार में अभी कोई भी लाइट और हीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले तो क्या होता है, कुछ एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करते समय अभी बस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अभी वो एक स्टेज बन गई है। जब उसकी वजह से क्या होगा, और किसी टाइम पे क्या होगा, ये बढ़ के एक दूसरे से ऐसे कोलाइड करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे। जब न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे तो हीट होगी, हीट से लाइट एमिट होगी। लेकिन अभी इस टाइम पे यहाँ कुछ नहीं है, यानी नो न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी प्रोटो स्टार के टाइम पे यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए आगे चलते हैं, और इसका मैं आपको अगर रीजन बताऊं कि यहाँ क्यों न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा है, क्या है कि वेट, क्योंकि जो यहाँ जो न्यूक्लियर होता है, अब आप जानते हैं, अगर आप साइंस अच्छे से जानते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन में मेन दो चीज़ें वो क्या कोलाइड करती हैं, ज्वाइन करती हैं, प्रोटॉन ज्वाइन करते हैं, दो प्रोटॉन को ज्वाइन करता है। लेकिन इनको ज्वाइन करने के लिए क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर जो होना चाहिए वो बहुत हाई होना चाहिए। लेकिन अभी जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब अभी इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अभी टेम्परेचर ज़्यादा है नहीं, लेकिन जितना टेम्परेचर न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए चाहिए होता है उसकी तरफ से ये बहुत कम है। ये था हमारा स्टेज 1। अब हम जाते हैं अपने अगले स्टेज 2 पे। ओके, अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ ऊपर जो हमने पढ़ा था ये सिर्फ रिवॉल्व करें, रिवॉल्व वो आराम से करेंगे, रिवॉल्व तब करेंगे जब उनके पास अराउंड क्या कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट एनर्जी मास है। यानी वो अगर उस तरफ कोई मान लो कोई अट्रैक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन कोई और है तो वो मूवमेंट को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, जिससे वो एक तरफ रिवॉल्व करेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मेनली कोलिजन हो रहा है, यानी कोलाइड हो रहे हैं। जब यहाँ कोलाइड होंगे तो क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी भाई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इन सब की वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जब टेम्परेचर 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब वो टेम्परेचर हो जाएगा जब न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है। क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगेगा। क्या होगा? यहाँ लिख देता हूं मैं आपके लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगेगा। अब यहाँ जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन बढ़ेगा तो यहाँ क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन में हमें क्या पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम के क्या होता है, नेबुला गैस होता है, तो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है। लेकिन जो मेनली अब देखो हर एक क्या कह सकते हैं आपकी, हर एक हम बोल सकते हैं एटम की एक अलग न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए टेम्परेचर होता है। तो जब ये रीच करेगा तो हाइड्रोजन जो होंगे वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, हाइड्रोजन के प्रोटॉन, ये क्या होने लगा भाई, वेट, हाइड्रोजन के प्रोटॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को ऐड करेंगे, मतलब कोलाइड करेंगे, ज्वाइन करेंगे। जब ज्वाइन करेंगे तो फ्यूजन होगा, फ्यूजन से टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, एनर्जी भी रिलीज होगी। अब जब ये एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी किसकी वजह से रिलीज होगी, ये रिलीज होगी लाइट के फॉर्म में, या बोल सकते हैं एनर्जी के साथ साथ ये लाइट भी आएगी। क्या आएगी? लाइट भी आएगी। जब लाइट एमिट होगी तो ये बन जाएगा हमारा प्यारा स्टार, या लाइट एमिट होगी तो ये हमारा प्यारा क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। पहली स्टेज जो हमने पढ़ी, स्टेज 1, ये क्या थी, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ सन लिखना है, यहाँ हमारा बन गया सन। ओके, ये हमारा बन गया सन। ये थी स्टार बनने की स्टेज। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पहले में क्या था, स्टेज 1 में हमने क्या पढ़ा, प्रोटो स्टार, क्या पढ़ा, प्रोटो स्टार, और दूसरे में हमने क्या पढ़ा, स्टार। यहाँ स्टार मार्क करके रख देता हूँ स्टार के तौर पे, ये बन गया हमारा स्टार। लाइट एमिट हम अपने सन का एक एग्जाम्पल दे रहे थे, असल में क्या बना, स्टार बना। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा स्टेज 3।
अब आता है हमारा स्टेज 3। अब इसे कहते हैं स्टेबल स्टेज। वेट, आई विल टेल यू अबाउट इट। अब अगर हम स्टेबल स्टेज की बात की जाए, सो अब हमें क्या पता है कि वेट, आई विल गिव यू अरे यार सॉरी, यस, नाउ इट इज गुड, इट विल बी गुड। Have to make it better for you guys. So हमने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीमे धीमे बढ़ रहा है। अभी हमने ऊपर देखा था कि टेम्परेचर कूलाइट करते जा रहे हैं। अब ये नहीं कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रुकेगा। सो टेम्परेचर क्या बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि यहाँ क्या होगा, एक्सपेंड करेगा ऑब्जेक्ट। आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्सपेंड करता है। और हमें पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है, अरे भाई साहब, जो हीलियम है उसके पास मास है, हीलियम के पास मास है। हमें एक चीज पता है, अगर आप साइंस के पीछे होंगे, बैकग्राउंड से होंगे, सो आपको ये जरूर पता होगा कि हाइड्रोजन के पास 1 एटॉमिक मास हम बोल सकते हैं शायद से उतना होता है, और हीलियम के पास 2 होता है। यानी हीलियम के पास हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो जब ये ज़्यादा होता है तो जितना मास होगा, जिसके पास मास होता है वो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल पुल करेगा। ग्रेविटेशनल पुल यहाँ होगा, ग्रेविटेशनल पुल। लेकिन हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर की वजह से तो एक्सपेंड भी कर रहा है, और हीलियम के मास की वजह से ग्रेविटेशनल पुल होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सेंटर में, अब आपको पता है कि सेंटर में आपका क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ क्या होगा, एक्सपेंड होगा। क्या होगा, एक्सपेंड होगा। लेकिन आउटर पेरिफेरी में अभी भी हीलियम है, तो वो पुल करेगा, या पुल को हम बोल सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ पुश। ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से वो खींचेगा और खींचेगा भी। सो क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है ग्रेविटेशनल पुल। वेट, और पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर से एक्सपेंड करता है, तो ये इसे असल में हम लोग क्या नाम देते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। अब ये क्या हो गई है, स्टेबल हो गई है। क्या हो गई है, स्टेबल हो गई है। अब यहाँ आप जैसे कि जानते हैं ये स्टेबल है। सो क्या होगा कि जब यहाँ स्टेबिलिटी आ गई है, अब आप ऐसा तो नहीं कह सकती सर ये तो गड़बड़ हो गई सर, ऐसे तो हम कुछ भी कह सकते हैं। अब हम इसमें एक कंडीशन लगती है जो मेनली चीज होती है। अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब यही है कि जो एक्सपेंडिंग फोर्स होगी, यानी थर्मल एक्सपेंशन होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा ग्रेविटेशनल पुल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्या होगा, इससे क्या चलेगा, ये एक आ जाएगी स्टेबल स्टेज। जब यहाँ से वो क्या करेगा, यहाँ से अंदर पुलिंग होगी और यहाँ क्या होगा, अंदर से एक्सपेंशन होगा। सो अब यहाँ जैसे कि एक्सपेंशन होगा, सो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, इस एक्सपेंशन का टाइम, यानी जो स्टेबल स्टेज होती है वो कब तक चलती है, उसकी जो एवरेज वो होती है 10 बिलियन ईयर्स तक। 10 बिलियन ईयर्स तक। और अभी आप एक बात आपने बहुत सुनी होगी कि जब हम लोग सोचते हैं कि सन कभी खत्म होगा, सो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सन की एज अभी 5 बिलियन ईयर ही है, अभी 5 बिलियन साल और चलेगा, तब तक ना हम होंगे ना आप, ठीक है। सो ये चलता रहेगा। और अभी सन की एज क्या थी, 5 बिलियन ईयर्स, और अभी सन इसी स्टेबल स्टेज में है। सो आगे चलते हैं हम लोग इस टॉपिक में। अब आता है स्टेज 4। अब स्टेज 4 में क्या है कि अब मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं, ये स्टेज एक ही चीज के लिए है, दैट इज रेड जायंट।
जायंट। ओके, सो अब मान लो स्टेबल स्टेज खत्म हो गया। अब क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि जब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बनता है तो हीलियम बनता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम। इसलिए हीलियम तो पहले से भी प्रेजेंट थी और हीलियम यहाँ प्रोड्यूस भी हो रही है। सो इसकी क्या हो जाएगा, जब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बन के हीलियम भी खत्म हो जाएगा और पूरा हाइड्रोजन सब खत्म और सिर्फ बचा हीलियम। सो इस टाइम पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी, अपना ग्रेविटेशनल पुल करेगा। तो क्या होगा सिर्फ थर्मल वो करेगा, सिर्फ तो आप जानते ग्रेविटेशनल पुल ही करेगा, तो अभी भी वो अंदर रहेगा हीलियम। अब क्या है, ढेर सारा हीलियम है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे हीलियम यूज्ड हो जाएं। तब भी क्या होता है कि पेरिफेरी यानी आउटर बाउंड्री में थोड़ा थोड़ा हीलियम रह जाता है। जब रहता है तो क्या करेगा, टेम्परेचर तो है ही ज़्यादा, तो ये क्या करने लगेगा, एक्सपेंड करने लगेगा। एक्सपेंड करने लगेगा। अब यहाँ एक्सपेंड करेगा तो ये हीलियम अंदर रह जाएगा, लेकिन ये बड़ा होता जाएगा। ये क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। सो क्या होगा कि कोर कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, क्योंकि कोर के अंदर क्या है, हीलियम है, वो ग्रेविटेशनल पुल के साथ अंदर अंदर घुसता जाएगा। सो कोर बहुत छोटा बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ इसको परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन सी दूँ तो कोर इतना सा हो जाएगा जिसके अंदर हीलियम बचेगा और बाहर पूरा ये फैल जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, ये जायंट बन जाएगा। अब यहाँ रेड क्यों है, अब देखो ऐसा हुआ कि जो हाइड्रोजन था वो क्या कर रहा था, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। अब हाइड्रोजन तो मतलब कोर में खत्म हो गया। सो फिर क्या होगा, जब ये, जैसा कि आप जानते हैं, जब ये खत्म हो जाएगा सो एक फ्यूल की तरह एक्ट कर रहा था, एनर्जी भी फिर नहीं होगी। और जैसे ही एनर्जी कम होगी, वैसे हमें क्या पता था कि एनर्जी के साथ लाइट आ रही है, और अगर जब एनर्जी कम होगी, सो लाइट की एनर्जी मतलब कम होगी, तो फिर लाइट की भी मतलब कम होगी। तो उससे क्या होगा कि यहाँ होगा एक शिफ्ट। आपने पढ़ा होगा डॉपलर्स लॉ के हिसाब से, विबग्योर यानी आपके जो स्पेक्ट्रम है उसमें जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाती है, वैसे ही वायलेट से रेड की तरफ क्या होता है, वो शिफ्ट होता है। क्या होता है, वायलेट से कहाँ शिफ्ट होता है, रेड की तरफ। अब जैसे कि एनर्जी कम हो रही है तो लाइट की क्या होने लगती है, धीमे धीमे वेवलेंथ इंक्रीज होने लगती है। सो क्या हो रहा है कि वो शिफ्ट कर रहा है वायलेट से रेड की तरफ। यानी जो यहाँ सब कुछ, ये जो आपका पेरिफेरी आउटर सब कुछ होगा, ये कैसा अपीयर करेगा, रेड, क्योंकि एनर्जी कम हो गई है, इसलिए इसे रेड जायंट कहेंगे। और ये आप जानते हैं कि ये एक्सपेंड करता रहेगा, इसलिए एक्सपेंड की जायंट और रेड जायंट, इसलिए इसका नाम है। अगर हम सन के एस्पेक्ट से देखें तो इस टाइम तक जितना होगा, मरकरी जो होगा, अगर हमारे सन की बात की जाए, अगर स्टेज में होगा तो मरकरी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी इनगल्फ हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा एक और स्टेज दैट इज स्टेज 5। अब जो स्टेज 5 है, स्टेज 5 वो एक एंड स्टेज है, यानी एंड ऑफ स्टार। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड किया जाता है। हम इसको मान लो 5A और 5B कह देते हैं। 5A का क्या है, अगर किसी के स्टार के पास जो मास है स्टार का, वो हमारे सन के बराबर है। और 5B में जिसका जो स्टार है उसका मास सन से ज़्यादा है। सो स्टार जो सन से ज़्यादा है मास। सो अगर हम आगे चलेंगे और 5A को हम लेके चलेंगे, 5A पहले शुरू करते हैं। अगर हम 5A को लेके चलेंगे, सो यहाँ स्टार्ट करते हैं। 5A का मतलब क्या है, स्टार्स जिनका मास सन के बराबर है। अब आपको क्या पता चलेगा कि हीलियम जो है, हीलियम और हीलियम ही बचेगा। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। हमें क्या पता है कि
कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीलियम और हीलियम जो होंगे वो भी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटी की वजह से। जब वो करेंगे सो हीलियम और हीलियम बन के क्या बनेगा, कार्बन बनेगा। कार्बन बनेगा। अब जब कार्बन बनेगा तो फिर क्या होगा, जब फ्यूजन हो रहा है फिर अंदर कार्बन बन रहा है, सो कार्बन के पास तो ज्यादा मास है, तो कार्बन के पास तो ज्यादा मास है, कार्बन के पास ज्यादा मास है और हीलियम के पास कम है, तो फिर से वही स्टेज आ जाएगी। क्या स्टेज आ जाएगी कि यहाँ फिर से स्टेबल हो जाएगा सब कुछ, यहाँ अंदर कॉन्ट्रैक्ट करे। वेट, ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ कार्बन जो है, सॉरी हीलियम जो है वो एक्सपेंड करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, आसपास से कार्बन है, तो फिर से ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ एक चीज प्रॉब्लम है। अब क्या हो रहा है कि हमें ये पता है कि जब कार्बन ये सब हो रहा है, तब अभी हम लोग रेड जायंट के फेज में थे। किस में थे, रेड जायंट के फेज में। जब रेड जायंट होगा तो वो तो बहुत दूर है, अब क्या होने लगेगा कि जब ये जो थर्मल एक्सपेंशन था ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है। क्या हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है। सो अब आप कहोगे सर ये तो फिर से वैसे ही हो गया, लेकिन नहीं। देखो वो इतनी एक्सपेंड कर गया है, देखो अब यहाँ कौन स्टेबल कर रहा है, कार्बन स्टेबल कर रहा है, लेकिन जो बाकी का बचा हुआ हाइड्रोजन है वो तो डिटैच हो जाएगा, वो निकल जाएगा। ये एक अलग सा एक हाइड्रोजन का निकल के आ गया, और इसमें अराउंड थोड़ा सा हीलियम भी होगा, क्योंकि वो क्या हो गया, तो पूरा हीलियम था। तो जब ये होगा तो ये फिर से एक क्लाउड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लाउड बन जाएगा। और ये क्लाउड कुछ नहीं, हमारा नेबुला है। क्या है, हमारा नेबुला। अभी हम पढ़ के आए थे कि स्टार की फॉर्मेशन भी नेबुला से हुई है, तो नेबुला ये बन जाएगा। जब पेरिफेरी जो आउटर बाउंड्री डिटैच कर जाएगी तो वो छोटा सा मास बचेगा। सर बिल्कुल बात है, बचेगा तो है, लेकिन अब क्या होगा कि हीलियम जो है वो भी धीमे धीमे खत्म होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन बचेगा। सो जब ये कार्बन कार्बन बचेगा, सो एंड में ऐसा हो जाएगा, कार्बन कार्बन बचेगा, लेकिन अब इसके पास इतना एनर्जी नहीं है कि कुछ और ये बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन कर पाए कार्बन का भी। सो ये नहीं हो पाएगा, तो ये बस यही ऐसी स्टेज में रह जाएगा, ये स्टेज में रह जाएगा। और क्या होगा कि वो कार्बन कंट्रोल करता रहेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, कार्बन कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, क्यों करेगा, लेकिन फिर ये बीच में स्टॉप कर देगा। ये स्टॉप क्यों कर देगा, क्योंकि अब इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं, तो फिर इसे कंट्रोल कौन करेगा। लेकिन वैसे तो इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कंट्रोल इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रोल ठीक क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी हो जाएगी, फिर बाकी के जो होंगे वो करेंगे। जब वो करेंगे वो इनस्टेबल करेंगे रुकने के लिए, क्योंकि ऐसे तो चढ़ नहीं पाएगा, एक दूसरे के ऊपर एक चढ़े जा रहे हो। सो फिर एंड में एक गोला सा स्टेबल सा बन जाएगा, जिसे कह दिया गया डॉर्फ। अब क्योंकि छोटा हो जाएगा, और जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, शुरुआत में जब ये डेथ हुई होगी, क्योंकि अब जो ये टाइम है इसे हम कह सकते हैं डेथ ऑफ स्टार। जब ये होगा, जब ये गर्म होगा तो इसे ब्लैक डॉर्फ कह दिया गया, ब्लैक डॉर्फ। और जब कूल हो जाएगा तो इसे वाइट डॉर्फ कह दिया गया, वाइट डॉर्फ। ठीक है, सो ये हुआ 5A खत्म। अब अगर हम आगे जाएंगे तो अब चलेगा 5B। ओके, 5B में चलते हैं, और ये हमारा लास्ट स्टेज होगा, थोड़ा डिफिकल्ट था। हम चलते हैं आगे, चलते 5B पे। अब जिनका मास सन से ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, जैसे कि हीलियम चल रहा था, अब यहाँ हीलियम और हीलियम भी ऐड करेंगे। हीलियम और हीलियम ऐड करेंगे तो वो कार्बन बनेंगे, लेकिन यहाँ कार्बन भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसके पास मास ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा होगी। कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन बनेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन। और ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आयरन नहीं आ जाए। क्या, आयरन नहीं आ जाता, तो जब तक ये चलता रहेगा प्रोसेस, आयरन नहीं आ जाता, फिर आयरन में आकर ये बड़ी शांति से
रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और ये इतना ऐसा चीज हो जाएगी कि ये अभी भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अभी वो न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट वो करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। अब कितना वो करेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट? वो इतना चढ़ गए हैं। अब क्या होने लगा कि वो अपने वेट को बियर कर नहीं पाएगा, यानी स्टैंड नहीं कर पाएगा, यानी उसे सह नहीं पाएगा, क्योंकि इतना सारा मास था। अब वो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो इतनी छोटी सी बॉल में बन गया, तो फिर ये सब कुछ हो नहीं पाएगा। सो क्या करेगा? ये अचानक से कोज में एक अचानक से इनवर्ट एक्सप्लोजन करेगा, अंदर से पूरा फट जाएगा। इसी एक्सप्लोजन को कहते हैं आपका प्यारा दुलारा सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा क्या हो गया? सुपरनोवा। अब यहाँ सुपरनोवा में भी कुछ बात है, अभी वो थोड़ी सी साइंटिफिक बात है। ये सुपरनोवा से भी कुछ फॉर्मेशन होते हैं। सुपरनोवा से कुछ फॉर्मेशन होते हैं। पहला फॉर्मेशन है न्यूट्रॉन स्टार। ओके, मैंने आपको एक बात बताई थी ऊपर कि यह इलेक्ट्रॉन तक स्टेबल नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बात है, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल करता है। जो इलेक्ट्रॉन जिसमें स्टेबल नहीं करता वो अभी हम आगे बताएंगे। ओके, एक बनता है न्यूट्रॉन स्टार और एक होगा यहाँ ब्लैक होल। बहुत सुना होगा आपने ब्लैक होल, जिसको स्टीफन हॉकिंग ने बताया था। लेकिन आगे चलते हैं हम आपको न्यूट्रॉन स्टार के बारे में। अब एक बात कही है, जब न्यूट्रॉन स्टार तब बनेगा जब 1.45 सन मास से ज्यादा स्टार का मास हो, सॉरी मैं बता रहा, और वो यहाँ मैं भी आपको एक परफेक्टली क्लोज करता हूँ सन मास। हाँ, अगर कोई स्टार का मास 1.4 सन मास से बड़ा है और 5 सन मास या सोलर मास कह सकते हैं उससे छोटा है, तब ये फॉर्म होगा। अब मैं बताऊंगा अब इसी लिमिट को क्यों लिया गया। ये लिमिट बताई थी चंद्रशेखर ने, साइंटिस्ट मिस्टर चंद्रशेखर ने, इसलिए इसे कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। इसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। इसके टाइम पे होगा तभी होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसे स्टेबल नहीं कर पाएगा, एस मास को इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं कर पाएगा। यहाँ क्या करेगा? न्यूट्रॉन करेगा। क्या स्टेबल करेगा? न्यूट्रॉन इसे स्टेबल करेगा। ये क्या होगा? एक ऐसी बन के रह जाएगा। इसे क्या फॉर्म हो रहा है? न्यूट्रॉन स्टार। अब यहाँ हम बताते हैं जो ये न्यूट्रॉन करेगा, इसलिए इसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अब ये बहुत डेंस है। क्या है? ये बहुत डेंस है। ये जितना डेंस है क्या होगा? इसका रेडियस आप समझ लिए 30 किलोमीटर होगा। आप ये नोटिस कीजिए कि इतना ज्यादा मास, सन से 5 गुना से कम और सन के 1.5 गुना से ज्यादा, इतने सारे मास सिर्फ 3 किलोमीटर के अंदर समा गया। इतना डेंस होगा, इतना डेंस आप इसे क्या बोल सकते हैं। और ये इतना गर्म भी होगा। ये क्या होगा? वेरी हॉट होगा और ये एक्स रेज इमिट करेगा। क्या करेगा? एक्स रेज इमिट करेगा। अब आता है अगली चीज, ब्लैक होल, जिसका सारे भाई बहन इंतजार कर रहे थे मेरे। ब्लैक होल। अब क्या होता है कि इन्होंने ये बोला, ऊपर लिमिट हमने क्या पढ़ी थी? 5 सोलर मास से कम। अगर यहाँ x की वैल्यू, यानी हमारा जो कोई स्टार का मास है, सोलर मास के 5 सोलर मास से भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ एक साइंटिफिक सी चीज होगी, आप समझना। अब क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी, यानी एक लाइट या कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से पास कर सकता है, उसकी वैल्यू होती है, मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ, वेट,
वेट फॉर अ मिनट, यहाँ आपको मैं समझाऊं या ना समझाऊं, मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ. सो वेट अ मिनट, आई विल गिव यू अ वेरी थिंग. लेकिन मैं इससे पहले आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग चीज़ दे रहा हूँ. सो प्लीज़ आप ऐसे रिस्पॉन्ड कीजिए हमारे साथ. सो मैं आपसे एक बहुत बढ़िया चीज़ कहना चाहता हूँ कि वेट, कि आप इसको जितना आगे बढ़ा सकें उतना आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप मेरी आवाज़ से पहचान सकते हैं कि मैं क्या हूँ. सो मैं आपको क्या कहूँ. सो आगे चलते हैं, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ. प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. सो हम बात करें तो एस्केप वेलोसिटी क्या आपका होता है, 2 ग्रेविटेशनल मास और रेडियस. सो यहाँ क्या है, एक प्रपोर्शनल सी चीज़ बोलूँ मैं हूँ कि अगर रेडियस कम होता है और मास इंक्रीज हो रहा है, सो फिर क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी भी ज़्यादा चाहिए होती है. यानी वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए होती किसके लिए, किसी चीज़ को, किसी के एटमॉस्फेयर को एस्केप करने के लिए. जब रेडियस कम होगा तो मास ज़्यादा हो, तो रेडियस कम और मास ज़्यादा हो, मैं ये कहना चाहता हूँ. और हमने यहाँ नोटिस किया कि जो हमारा ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से पहले जो एकदम डॉर्फ जैसा होता है कुछ, तो हमने क्या पढ़ा, 30 किलोमीटर का रेडियस होता है. तो आप सोचिए इतना छोटा रेडियस तो बहुत कम है, और आप मास जानते हो कितना ज़्यादा है, यानी वो रेडियस भी बहुत कम, और मास अगर 5 सोलर मास से ज़्यादा हो गया तो मास भी बहुत ज़्यादा, तो उसे स्पीड भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है. सो जितनी एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. एस्केप वेलोसिटी इसकी 3 × 10⁸ से ज़्यादा होती है. इसका मतलब ये है, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट, ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, यानी इसके एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए आपको जो एस्केप वेलोसिटी होती है, इसकी क्या मैं कहना चाहता हूँ कि इसके एटमॉस्फेयर, जो हमारा ब्लैक होल है उसके एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए आपको इससे ज़्यादा यानी एस्केप वेलोसिटी चाहिए. लेकिन एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी जाता है, और हम ये जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा कोई तेज़ नहीं भाग सकता. तो ये एक ऐसी चीज़ है, एक जो स्टार जैसे जो भी बन सकता है, एक ट्यूमर जैसा मैं बोल सकता हूँ, ये ऐसा हो जाता है कि इसके अंदर से लाइट भी पास नहीं कर सकती, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर को निकलने के लिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. कितनी होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा, इसलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं. सो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, या हमारा लाइफ साइकिल ऑफ स्टार हमारा ख़त्म होता है इन द एंड. लेकिन ये सब जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसके 1-2 क्रिटिसिज्म भी है. तो हम इसके क्रिटिसिज्म अगर पढ़ेंगे, एक चीज़ होती है लॉ ऑफ एंट्रोपी को ये हटा रहा है. मतलब यहाँ आपने ये देखा, लॉ ऑफ एंट्रोपी में ये कहते हैं कि एक टर्बुलेंस सॉर्ट होता है. यहाँ आप सब कुछ एक परफेक्ट लेके चल रहे हैं कि हाँ ये भी हो रहा है, फिर एक परफेक्ट स्टेज हमारा वो भी बन रहा है. सो ये क्यों है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता. मतलब आप एक लॉ को तोड़ रहे हैं. क्या लॉ था कि हर जगह टर्बुलेंस होती है, कि हर चीज़ एक परफेक्ट में नहीं जाती. सो इसको वायोलेट कर रहा है, और एक चीज़ और वायोलेट कर रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी जो होती है वो क्रिएट भी नहीं कर रही, एनर्जी वो क्रिएट नहीं की जा सकती है. ये एक बात है. और यहाँ हमें, वैसे मैं आपको बता दूं, एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती है. हमने यहाँ बीच में कहा कि एनर्जी आ रही है, नहीं भी आ रही है.
सो एक चीज़ और है, इसको भी ये वायलेट कर रहा है। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको ये वायलेट करेगा, लेकिन ये सबसे बेटर थ्योरी मानी जाती है अभी तक की। सो ये था आपका प्यारा लेक्चर। सो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना आगे बढ़ा सके उतना बढ़ाइए। सो ये हमारा लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार खत्म होता है। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।